हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमारे काम के उनको पढ़ लिया, और ग्राफ्स पर भी बातें हो गई। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की, जिससे बच्चे डर के भागते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट की, कि इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है, कितना करना है, और कहाँ कहाँ करना होगा, कैसे करना होगा, और इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिक्स में इसका यूज़ क्या है, उस पर बातें करेंगे। कुछ ज़्यादा फालतू बकवास नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक। हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन पर। इंटीग्रेशन, बिल्कुल। अब इंटीग्रेशन में हम पढ़ेंगे क्या, कि हाउ टू परफॉर्म इट, सबसे पहले कि इसको करना कैसे है। सेकंड, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है आपके पास, हमारा मतलब क्या है इंटीग्रेशन करने से। थर्ड, इट्स यूज इन फिजिक्स, यूज इन फिजिक्स। तीन पार्ट्स में बात करेंगे। सबसे पहले कैसे करना है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, कि हमारा मतलब क्या, अगर हम किसी पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो उससे हमारा मतलब क्या, क्यों कर रहे हैं, और फिजिक्स में हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे कैसे यूज़ करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं इसको करना कैसे होता है। हाउ टू परफॉर्म इंटीग्रेशन, हाउ टू परफॉर्म इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, किसका करोगे, देखो। सबसे पहले तुम्हारे पास होगी एक इक्वेशन, जैसे कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, और वो फंक्शन हो सकता है कुछ इस तरीके का, एक्स क्यूब, या हो सकता है 2x रेज़ टू पावर 4, या हो सकता है एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, किसी भी तरीके का फंक्शन हो सकते हैं। और वेरिएबल्स होंगे, y भी आपका वेरिएबल है और x भी आपका वेरिएबल है। कुछ वेरिएबल्स की फॉर्म में इक्वेशन होगी। और जब आप इंटीग्रेशन करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वहां आप सिंपल यूज करते हो कुछ इस तरीके का, इसको हम बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन एक करली साइन, उसमें आप लिखते हो सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स, जो आपके पास इक्वेशन है, और उसके साथ में लिखते हो डी एक्स, जो आपको ये बताता है कि इंटीग्रेशन किसका करना है। यहां डी के साथ एक्स है तो मतलब इंटीग्रेशन करोगे आप एक्स का, और यहां इक्वेशन होती है उसमें आपके पास एक्स दिखाई देता है आपको। और आपके पास कुछ इस तरीके का भी हो सकते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल, यहां कोई इक्वेशन मान लो थीटा की फॉर्म में हो सकती है। अगर थीटा की फॉर्म में है तो उसका थीटा के विद रिस्पेक्ट करोगे, या फिर आपके पास यहाँ डी जेड भी हो सकता है। डी जेड है तो यहाँ फंक्शन में जेड आना चाहिए। इस तरीके के भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। जरूरी नहीं है हर बार आपके पास एक्स आए, थीटा भी हो सकते हैं, जेड भी हो सकता है, बट करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो सेम ही रहेगा सबके लिए। हमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज याद रखने हैं और उन फॉर्मूलाज को हम यहाँ अप्लाई करेंगे और इनको सोल्व कर देंगे। बिल्कुल, तो चलिए, फॉर्मूलाज फॉर सम formulas for integration, some formulas for integration। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का साइन आपके पास मान लीजिए गिवन है x की पावर n, और dx ऑब्वियसली क्योंकि x का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो जब आपके पास x की पावर n है, उस टाइम इसको सोल्व करने पर जो आंसर आएगा दैट विल बी x रेज टू पावर n की जगह n प्लस 1, पावर एक बढ़ जाएगी, डिवाइड में जो पावर है एज इट इज आ जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट c आंसर में। सेकंड, c x रेज टू पावर n dx, यहाँ c नहीं आएगा, यहाँ a आएगा, वेयर a इज अ कांस्टेंट। मान लो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में लाइक 2 3 4 समथिंग, तो भी आंसर में कुछ चेंज नहीं आएगा, x पावर n का तो वही रहेगा, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1।
अब ये जो कांस्टेंट टर्म था वो एज इट इज़ यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और प्लस सी थर्ड एक्स रेज टू पावर एन का हो गया ई रेज टू पावर एक्स का। ई रेज टू पावर एक्स का जब आप करोगे तब आपके पास आएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी एज इट इज। नेक्स्ट फोर्थ पे अगर मैं 1 का करूं 1 dx तो उसका आंसर आएगा आपके पास x प्लस सी। 5 अगर साइन x का करूं dx के साथ तो उसका आंसर आएगा आपके पास माइनस ऑफ कोस x प्लस का c। 6 अगर मैं कोस x का करूं तो आंसर आएगा साइन x प्लस का c साथ में। 7 अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स का करूं dx आंसर विल बी 10x प्लस सी। और अगर मान लीजिए 1 अपॉन एक्स का करूं तो उसका आंसर आएगा log x प्लस सी। एक्चुअली में क्या है 1 अपॉन एक्स में आपके दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन अराइज हो कि 1 अपॉन एक्स का तो इसको x इनवर्स लिख दो और x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो वो आपका रिजल्ट सही नहीं आता, इसलिए मैं 1 अपॉन एक्स को log x करता हूं। अब फॉर्मूलाज अगर याद नहीं रखने तो याद रखने का तरीका देखो, हमें पता है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज कि x का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, x की पावर n का करोगे क्या आएगा, log x का करोगे क्या आएगा, sin x का करोगे क्या आएगा, cos का करोगे तो क्या आएगा। अब इंटीग्रेशन आपका डिफरेंशिएशन का उल्टा ही होता है, इंटीग्रेशन आपके डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। डिफरेंशिएशन में अगर तुम्हें याद हो log x का आंसर था 1/x और यहां पे भी log x 1/x दोनों आ रहे हैं। log x का वहां आंसर था 1/x तो यहां 1/x का आंसर होगा log x उल्टा। वहां 10x का डिफरेंशिएट करते थे सेक स्क्वायर आता था, अब यहां सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो 10x आएगा। यहां देखो cos x और sin x, वहां sin x का डिफरेंशिएशन किया तो cos x आया और यहां cos x का इंटीग्रेट करोगे तो sin दिखेगा आपको। cos x का डिफरेंशिएशन करते तो माइनस साइन आता था और यहां sin का इंटीग्रेट करोगे तो माइनस cos आएगा। एज इट इज अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, जो आंसर आता अब वो सवाल बन गया। x का आप वहां डिफरेंशिएट करते थे 1 आता था, अब यहां 1 का इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा। e रेज टू पावर x का वहां करते थे ex आता था, यहां भी ex आ रहा है। और x की पावर n का वहां आप करते थे तो आंसर आता था n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अगर इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करो तो उसकी वैल्यू यही आएगी x की पावर n। इंटीग्रेशन इज नथिंग, जस्ट इट इज अ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा। हमने कई सारे फॉर्मूलाज देखे, अब उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए देखो क्या करोगे, एग्जांपल्स के तौर पर आपको इक्वेशन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर और तुम्हें कहे इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इसके इंटीग्रेशन को कैसे करोगे, एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि x के साथ करना है तो dx आएगा। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू पुट करो एक्स स्क्वेयर dx। अब फॉर्मूला याद करो एक्स स्क्वेयर यानी x की पावर n, x की पावर n को जब सोल्व करोगे तो आपका आंसर आता है x की पावर n प्लस 1 यानी 3 बन जाएगा, डिवाइड बाय n प्लस 1 यानी 3 प्लस में एक कांस्टेंट c और ये तुम्हारा आएगा आंसर। बिल्कुल। सेकंड एग्जांपल लाइक एफ एक्स इक्वल्स टू 3x रेज टू पावर 4, इसका इंटीग्रेशन करोगे एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पुट किया 3x4 और dx, 3 बाहर आएगा x4 dx, 3 बाहर, x की पावर 4
कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है। और x पावर 4 का आंसर क्या लिखोगे, x पावर 5 डिवाइड बाय 5 प्लस c। बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारे पास है साइन x। साइन x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करो, साइन x dx। साइन x का आंसर हमारे पास आता है माइनस कोस x प्लस का c। नेक्स्ट एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। तो आप इसको सोल्व करोगे, क्या आएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इट विल बिकम लॉग एक्स प्लस सी। जैसे फॉर्मूला तुमने पढ़े एज इट इज अप्लाई कर दो और आंसर निकाल दो, कुछ ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 7/2। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो देखो एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स की वैल्यू एज इट इज 3x 7/2 और डी एक्स 3 बाहर आएगा, x रेज टू पावर 7/2 डी एक्स 3। अब x पावर n का यहाँ फॉर्मूला लगा दो, x की पावर n करोगे 7/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 7/2 प्लस 1 और साथ में कांस्टेंट c। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 9/2 डिवाइड बाय 9 और ऊपर जाएगा 2 प्लस c। तुम्हारा आंसर आया 2/3 x रेज़ टू पावर 9/2 प्लस c। कुछ ही नहीं है, फॉर्मूलाज याद रखने, उनको अप्लाई करने। बिल्कुल। अब मान लो तुम्हारे पास फंक्शन में x के फंक्शन में एडिशंस है कुछ इस तरीके से, x की पावर 4 प्लस साइन एक्स। तब क्या करोगे, तब जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो ना x की पावर 4 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ लगा दो dx और ठीक है। अब प्लस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, x4 dx प्लस साइन एक्स डी एक्स। अगर प्लस का साइन हो माइनस का साइन हो तो आप दोनों टर्म्स को अलग अलग सोल्व कर सकते हो। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, मेरे पास आंसर आएगा x की पावर 5 प्लस 5, इसका कांस्टेंट c1 आएगा, प्लस साइन एक्स को सोल्व करोगे तो यहां आपके पास आएगा माइनस का कोस एक्स, इसका कांस्टेंट c2, x5 डिवाइड बाय 5 माइनस कोस एक्स। दो कांस्टेंट है, दोनों ऐड होंगे तो नया कांस्टेंट बनाएंगे c3 और ये तुम्हारा आंसर। प्लस भी है तो भी कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाला कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए कभी यहाँ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो वो कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा। अब एक आधा एग्जांपल और कर लेते हैं जिसमें हमारे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। एग्जाम्पल, हमारे पास एक इक्वेशन है लाइक t² माइनस 2 डिवाइड बाई टी प्लस टी रेज टू पावर हाफ माइनस ऑफ कोस टी, एक इक्वेशन। और इसका करना है मुझे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं लिखूंगा ये पूरी की पूरी इक्वेशन और साथ में dt आपको बताएगा कि आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो टाइम के साथ करना है। तो इसको कर दो सॉल्व, जितने पार्ट्स हैं सबको अलग अलग कर दो, t² dt अलग माइनस 2/t dt अलग प्लस t रेज़्ड पावर 1/2 dt अलग माइनस cos t dt अलग से। ठीक है, सबको अलग अलग कर दिया। अब इसको सोल्व करो, क्या आया t³/3। अब इसको सोल्व करो, माइनस का साइन 2 आएगा बाहर, 1/t यानी log t प्लस t रेज़्ड पावर 1/2, तो मतलब ये बनेगा t रेज़्ड पावर 3/2 और डिवाइड में 3/2। बिल्कुल। माइनस का साइन cos t को सोल्व करोगे तो sin t आएगा और सभी के कॉन्स्टेंट्स ऐड किए तो एक नया कॉन्स्टेंट c, और ये तुम्हारा पूरे का पूरा आंसर। देखने में क्वेश्चन बड़ी है
बट जब सोल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप आप एक एक पार्ट को अलग सोल्व करोगे और तुम्हारा आंसर 3 लाइन में आ गया तुम्हारे सामने, कुछ ज़्यादा था ही नहीं सोचने वाला यहाँ। इन दिस वे वी कैन परफॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ एनी इक्वेशन। अगर तुम्हें इतना सोल्व करना आ जाए तो तुम्हें सब कुछ आ गया। फिजिक्स के लिए जितना हमें फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होता है उतना काम यहाँ पूरे का पूरा है। अब एक दो फॉर्मूलाज और जो तुम्हें आने चाहिए, वो फॉर्मूलाज क्या हैं ध्यान से देखो। सपोज करो तुम्हारे पास गिवन है एक इक्वेशन y इक्वल्स टू साइन 2x या y इक्वल टू लॉग x 4x प्लस 2 या y इक्वल टू e रेस टू पावर 2x माइनस 4। कुछ इस तरीके की इक्वेशन गिवन हो, यानी आपके पास फंक्शंस के अंदर x की जगह x का कुछ फंक्शन हो, साइन में x ना आए 2x प्लस 4 3x प्लस 4, बट कंडीशन ये है कि यहाँ x की पावर 1 होनी चाहिए, x पावर शुड बी 1। अगर तुम्हारे पास कभी ऐसा कुछ दिखाई दे तो तुम उसका एक फॉर्मूला याद रखोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन करने जाओगे, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ साइन ए एक्स प्लस बी की, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, साइन को सोल्व करो क्या आता है आंसर तुम्हारा माइनस ऑफ कोस, और जो टर्म अंदर है एज इट इज रख दो, डिवाइडेड बाय एक्स का जो कोफिशिएंट है ए उसको डिवाइड में लगा दो प्लस में कांस्टेंट सी, और ये तुम्हारा फॉर्मूला। सेम वे में cos 2x प्लस बी या cos ax प्लस बी है, तब क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन किया cos ax प्लस बी डी एक्स, इस पार्ट को सोल्व किया, cos का रिजल्ट आता है आपके पास साइन में ax प्लस बी डिवाइड में a प्लस में कांस्टेंट c। नेक्स्ट थर्ड log ax प्लस बी आ गया तुम्हारे पास, इसको कैसे सोल्व करोगे, तो सिंपल तरीका इंटीग्रेशन log ax प्लस बी डी एक्स, तो log का हमारे पास होता है 1/x बिल्कुल, और मल्टीप्लाई में a, और ये तुम्हारा आंसर। सिमिलरली एक फॉर्मूला e के लिए भी लिख लो, e के लिए फॉर्मूला लिखोगे 4 नंबर पर e रेस्ट पावर ax प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला आएगा e रेस्ट पावर ax प्लस बी डी एक्स, e रेस्ट पावर ax प्लस बी, क्योंकि e x का तो ex होते हैं, डिवाइड बाय x का जो कोफिशिएंट है प्लस में c। ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट। और इतना इंटीग्रेशन अगर तुम्हें आ गया तो हमारे फिजिक्स में इंटीग्रेशन पार्ट में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आने वाली। इंटीग्रेशन के फॉर्मूलास देखें, उन फॉर्मूलास को अप्लाई किया अलग अलग क्वेश्चंस पर। फॉर्मूलास तुम्हारे सामने ये रहे, उनको अप्लाई किया अलग अलग क्वेश्चन पर और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड किए, और इसी तरीके का इंटीग्रेशन आप लोग सॉल्व करते हो फिजिक्स में। ज़्यादा हाई लेवल की बातें नहीं होती, नॉर्मल बातें होती हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, राइट। तो इस तरीके से तुम इंटीग्रेशन करते हो एक इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई थीटा जो भी आपको गिवन होगा। तो अब बात करते हैं इस इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है। फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, एक्चुअली में हमें इंटीग्रेशन करना क्यों है और हमें ये बताता क्या। इंटीग्रेशन इज जस्ट लाइक समेशन, इंटीग्रेशन इज जस्ट लाइक समेशन। और उससे पहले हमने एक पार्ट जो भी एक मिस कर दिया उस पर आते हैं, एक बार रुको, इस पर बाद में बात करेंगे। अभी एक पार्ट और, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, यानी इंटीग्रेशन के आपके पास टाइप्स कौन कौन से हैं जो आपके सिलेबस में जो आपको आने चाहिए।
पहला डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, सेकंड इनडेफिनेट इंटीग्रल, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान से देखो। तुम्हारे पास फंक्शन होगा एफ एक्स और डी एक्स के साथ तुम्हें उसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ भी सेम चीज़ होगी, आई इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। अब देखने में दोनों सेम है, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन एफ एक्स डी एक्स, वहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन एफ एक्स डी एक्स। तो मेन डिफरेंस क्या है कि डेफिनेट में आपके पास एक लिमिट है, आपको एक लिमिट दी जाती है और उसी लिमिट में के दायरे में रहकर आपको उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो ये वाले थे इनडेफिनेट के, आप पर कोई लिमिट नहीं थी, आप सॉल्व करते थे और आंसर निकाल देते थे। और एक तरीके का और होता है, उस पर आपके पास होती है लिमिट। अब वो लिमिट हमें कहाँ दिखाई देती है? वो लिमिट हमें दिखनी होती है इंटीग्रेशन के साइन के नीचे भी और ऊपर भी। नीचे वाली जो लिमिट है उसको आप बोलते हो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ऊपर वाली लिमिट को आप बोलते हो अपर लिमिट, दिस इज नोन एज अपर लिमिट। एक लोअर एक अपर, इसका मतलब क्या? आप यहां से स्टार्ट करोगे यहां तक जाओगे, आप एक लिमिट में फंस गए, आपको यहां से स्टार्ट करना है और वहां तक जाना है, और इंटीग्रेशन आपको सिर्फ यहां से यहां तक ही सॉल्व करना है, आपको पूरा नहीं सॉल्व करना, आपको सिर्फ एक लिमिट तक सॉल्व करना है। और ये तुम्हारे पास पूरे का पूरा फॉर्मूला इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का, वो इनडेफिनेट का ये फॉर्मूला, डेफिनेट का ये। अब इसको बात आती है कि सॉल्व कैसे करें, राइट? तो उसको भी देखते हैं। उससे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो लिमिट होगी तुम्हारे पास वो हमेशा होगी इस पार्ट की। अगर यहाँ dx है तो x की वैल्यू उसकी लिमिट होगी, अगर d थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, अगर dy है तो यहाँ पर y होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं करना कैसे होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई इंटीग्रेशन है, मुझे उसको सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, और मुझे लिमिट दे दी गई कि आप 0 से जाओगे और 2 तक इसको सोल्व करोगे। और इस बार मैं बंद गया, पहले मेरे पर कोई बंदिश नहीं थी, बट इस बार एक बंदिश है, आपको 0 से जाना है सिर्फ और सिर्फ 2 तक, बिल्कुल। तो अब इसको करते हैं सोल्व। सबसे पहले तो क्या करोगे, जो तुम करते हो वही काम करो, इस पार्ट को सोल्व करो, इसका इंटीग्रेशन करके आंसर निकालो। पहले क्या आएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो तुम लिखोगे एक्स स्क्वायर का आंसर एक्स क्यूब बाई 3, 2 का आंसर आएगा 2 इंटू 1 है तो मतलब वहाँ x आना चाहिए, बिल्कुल। ये तो आंसर आ गया आपके पास। और यहाँ हम कांस्टेंट को नहीं लिखते, इनडेफिनेट में हम कांस्टेंट लिखते हैं, डेफिनेट में कांस्टेंट ऐड नहीं करते। और अब यहाँ एक सिंबल लगाओगे और इस पर लिखोगे लिमिट्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, 0 से 3 तक मैंने लगा दे लिमिट। अब वैल्यूज को पुट करो। सबसे पहले आप x इस पूरी इक्वेशन में x को 3 पुट करोगे, यहाँ 3 पुट किया, 3 क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंटू 3, अपर लिमिट पुट की, माइनस का साइन। अब लोअर लिमिट पुट करो, 0 क्यूब बाय 3 प्लस 2 इंटू 0। अब इसको कर दो सोल्व, 3 क्यूब बाई 3 विल बी इक्वल टू 9, 2 इंटू 3 6, और ये टर्म 0, तुम्हारा आंसर क्या आया 15। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं उन इंटीग्रल्स को जिनमें हमारे पास लिमिट हो कि कहाँ से जाना है कहाँ तक जाना है। अगर लिमिट ना होती तो मेरा ये आंसर आ जाता और एक क्वेश्चन आता साथ में, बट अगर लिमिट है तो आंसर आपका आता है हमेशा हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, उसमें एक्स वाई नहीं आते, उसमें हमेशा ये जो भी आपका ये वेरिएबल होगा वो हट जाएगा और बचेगा आपके पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स, और कांस्टेंट टर्म्स आपके पास आंसर के रूप में ऑब्टेन होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक और एग्जांपल। लाइक आपके पास इक्वेशन है 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिमिट लगाता हूँ 0 से पाई बाय 2, लिमिट कुछ भी हो सकती है,
लिमिट नंबर्स में होगी, इंटीग्रेशन कर रहे हो आप 0 से π/2 तक। अब इसको कर दो बारी बारी से सोल्व। इस पार्ट को सोल्व किया तो यहाँ आया आपके पास 2x, साइन एक्स को सोल्व किया यहाँ आया माइनस ऑफ कोस एक्स, ब्रैकेट। अब लिमिट का साइन लगाओ, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होता है, x की जगह अपर लिमिट पुट करोगे। अपर लिमिट पुट की, यहाँ अपर लिमिट पुट करोगे, क्या आएगा 2 × π/2 माइनस कोस इंटू π/2, कोस π/2, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन। अब 0 पुट कर दो, यहाँ 0 माइनस कोस 0। अब इसको करते हैं सोल्व। 2 से 2 कटा, आंसर आया पाई। कोस π/2 आपका होता है 1, तो कोस π/2 इज 0 माइनस 2 × 0 0, कोस 0 आपके पास होता है 1, 0 -1 और बाहर माइनस तो +1 हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर क्या है +1 प्लस में पाई। इस तरीके से तुम सोल्व करते हो इन इंटीग्रेशन को जिनमें तुम्हारे पास लिमिट हो। लिमिट कुछ इस तरह के दिखाई देगी, प्रोसेस करने का सेम है। जब लास्ट आंसर आएगा तुम्हारे पास, उसमें तुम पहले अपर लिमिट पुट करोगे पूरे फंक्शन में, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे, दोनों करोगे सब्ट्रैक्ट, और इस तरीके से तुम इंटीग्रेशन को सोल्व करते हो। ऑलराइट, अब हम आते हैं वापस उसी टॉपिक पर जो हमने छोड़ा था कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, कि हमें इंटीग्रेशन क्यों करना है फिजिक्स में या कहीं भी। तो देखो इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग। तो इंटीग्रेशन इज जस्ट लाइक समेशन। इंटीग्रेशन इज जस्ट लाइक समेशन, इज जस्ट लाइक समेशन। हम फिजिक्स में इसका यूज करते हैं सम करने के लिए चीजों का। समेशन आप यूज करते हो ये सिंबल, राइट, इसको हम बोलते हैं समेशन। और इस सिंबल को जब आप यूज करते हो तो आप दिखाते हो कि अब हम चीजों को ऐड कर रहे हैं। बट जब हम फिजिक्स में बहुत ही छोटी छोटी चीजों को ऐड करते हैं, छोटे छोटे वेरिएबल्स, सॉरी छोटे छोटे क्वांटिटीज को आप ऐड करते हो, तब आप यूज करते हो इंटीग्रेशन का साइन। जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, मुझे मेजर करना है इसका लेंथ यहां से यहां तक का। वैसे तो लेंथ एल है, बट मुझे इसका लेंथ मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं क्या करता हूं, एक तरीका तो मेरे पास ये है कि यहां से यहां तक मेजरिंग टेप लगाऊं और मेजर कर दूं। दूसरा तरीका मैं क्या यूज कर सकता हूं, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन आपको क्या कहते हैं कि सबसे पहले आप एक छोटा सा एलिमेंट बनाओ इस पूरी लेंथ का। अगर आप लेंथ मेजर करना चाहते हो ना, तो एक लेंथ का एक टुकड़ा बनाओ। तो मैं एक टुकड़ा बनाता हूं, ये रहा, खुद की मर्जी से एक टुकड़ा सा चूज किया जिसको मैंने नाम दिया DL। DL आने का मतलब बहुत ही स्मॉल, या इसको हम बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में इनफाइनाइटाइजमली स्मॉल। इनफाइनाइटाइजमली स्मॉल। आप लेंथ पर बात करना चाहते हो तो लेंथ को ही एक छोटे रूप में लिख दो कि आपके पास एक लंबी स्टिक है, उसमें से आपने बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा माना, उसकी लेंथ को लिखा DL। ठीक है, अब ऐसे ही मैं कितने भी टुकड़े देख सकता हूं। एक टुकड़ा यहां भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल। अगर इसको मैं नाम दे दूं एक बार के लिए DL1, इसको नाम देता हूं मैं DL2। एक टुकड़ा और चूज किया, इसको नाम दिया DL3। एक टुकड़ा और चूज किया, इसको नाम दिया DL4। एक और चूज किया DL5। ऐसे करते करते पूरी की पूरी रोड अगर मैं टुकड़ों में कवर करूं तो मेरे पास n टुकड़े हो जाएंगे, बिल्कुल DLN। तो मतलब क्या, मैं ये लिख सकता हूं लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ रोड विल बी इक्वल टू सभी छोटे छोटे टुकड़ों की लेंथ। बिल्कुल सही बात, सभी छोटे छोटे टुकड़ों की लेंथ करूं तो वो टोटल लेंथ के बराबर आएगी। और यहां सभी का समेशन है, और समेशन यहां सब ऐड हो रहे हैं,
तो फिजिक्स में जब हम यानी इंटीग्रेशन में जब इसको लिखेंगे तो इंटीग्रेशन में अपने इसको लिखते हैं लेंथ ऑफ रोड इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स या सभी छोटे छोटे लेंथ के एलिमेंट्स, उन सभी को आपने कर दिया ऐड, और वो आपको बताएगा कि पूरे का पूरा आंसर आपका क्या होने वाला है। और ये आपको बताएगा पूरे का पूरा आपका आंसर क्या रहने वाला है, डीएल। इस तरीके से आप लोग लेंथ ऑफ रोड फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, सभी छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करना। और यही होता है तुम्हारा इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, और इस छोटे टुकड़े से आपने पूरी की पूरी लेंथ की बात करनी। बिल्कुल। और सेम अभी अगर मुझे इसका आंसर निकालना हो तो मैं इजीली सोल्व कर सकता हूँ। कैसे? मैं मान लो अभी तो मेरे पास लिमिट नहीं है, बट अगर मेरे पास लिमिट हो कि आपकी जो लेंथ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से और L तक वो जा रही है मान लीजिए, तो मैं यहाँ लिमिट लगा सकता हूँ dl इंटीग्रेशन लिमिट 0 से L। अगर मैं इसको सोल्व करूँ dl यानी dx वाला फॉर्मूला लगा दो, 1 है तो यहाँ तुम्हारा आंसर आएगा L और L स्मॉल वाला, और लिमिट लगाओ 0 से L तक, अपर लिमिट पुट करोगे तो L, लोअर करोगे 0, तुम्हारा आंसर क्या आया L। लेंथ ऑफ रोड मुझे पता लग गई विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरीके से हम फिजिक्स में इसका यूज़ करते हैं और मैथमेटिक्स में भी इसका यही यूज़ है। इंटीग्रेशन करने का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में ये, बिल्कुल। बट कई बार क्या होता है आपके केसेस में फोर्स होता है आपका वेरिएबल, आने वाले चैप्टर्स में इसकी बात होगी। तो अभी देखो फोर्स इज वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जो आपने फोर्स अप्लाई किया वो डिपेंड करता है एक्स पर, वो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स की तरह काम करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना होता है, और टोटल वर्क डन हम फाइंड नहीं कर पाते क्योंकि आपका फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं होता। तब हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं एक छोटा सा वर्क डन dw, और उसका फॉर्मूला लिखते हैं F फोर्स और छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx, और इसका करते हैं इंटीग्रेशन, और ये बराबर होता है टोटल वर्क डन के। इस तरीके से आप लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हो। dw का इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे वर्क डन्स, और उनको आपने ऐड कर दिया और टोटल वर्क डन के बराबर लिख दिया। और छोटे वर्क डन का फॉर्मूला तुमने क्या लिखा, उस जगह पर कितनी फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, और यहाँ पर तुम लगाते हो लिमिट्स, कहाँ से कहाँ तक ऑब्जेक्ट गए। इस तरीके से तुम इंटीग्रेशन को करते हो। ये होता है इसका फिजिकल मीनिंग कि कई बार मुझे चीज़ें डायरेक्ट नहीं पता होती, तो मैं डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकता, इसीलिए मैं करता हूँ एक छोटी सी बात, डी नाम देते हैं हम उसको dw dx dl, और उसको करते हैं इंटीग्रेट पूरे के पूरी जहाँ तक मुझे बात करनी है। हम फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज़ इस तरीके से करते हैं, और ये तुम्हारा इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग है कि आपको छोटे जगह से बात स्टार्ट करनी है और पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी के एंड तक लेके जानी है, लिमिट्स के पॉइंट्स तक। अब फिजिक्स में कहाँ का यूज़ होगा देखो, इन फिजिक्स सपोज करो तुम्हारे पास वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी अगर तुम्हें याद हो कुछ इस तरीके से लिखते हैं dx/dt, चेंज इन पोजीशन या चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू एनी इक्वेशन, मान लीजिए t² + 2। बिल्कुल। अगर तुम्हें कहें कि मुझे ये बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है या टोटल टाइम कितना है, तो आप क्या करते हो, dx = t² + 2 और dt आप इस तरफ ले जाते हो और इनका कर देते हो इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेशन तुम्हारे पास क्या आया, t² + 2 dt, और ये तुम्हारे पास आ गया रिजल्ट। तुम यहां से बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम में क्या रिलेशन है। गिवन क्या था, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन।
पहुंच कहाँ गए तुम? डिस्प्लेस पोजीशन और टाइम के रिलेशन पर। एक तो हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की वैल्यूज को फाइंड करते हैं, हम वेरिएबल्स फाइंड करते हैं वहां से विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ इस तरीके से। आने वाले चैप्टर्स में जब करोगे तब थोड़ा सा और क्लियर होगा। सेकंड, हम फाइंड करते हैं एरिया अंडर ए कर्व, एरिया अंडर ए कर्व विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, एक रैंडम ग्राफ है आपके पास, एक रैंडम कर्व है किसी भी तरीके का, बिल्कुल, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और इसकी कुछ ना कुछ इक्वेशन भी तो होगी ना इस ग्राफ की। वो मान लेता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है x का, हमें नहीं पता, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। और अगर मुझे फाइंड करना हो इस ग्राफ के अंदर का कंप्लीट एरिया क्या है, यहां से यहां तक का मुझे एरिया फाइंड करना है, तो मैं एरिया डायरेक्ट नहीं बता सकता क्योंकि ये कोई शेप फिक्स नहीं है, रैंडम शेप है, मुझे रैंडम शेप का फॉर्मूला नहीं आता। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इंटीग्रेशन का यूज़ करूँगा। अब इंटीग्रेशन में कैसे करता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं एक एलिमेंट एज्यूम करता हूँ एरिया का, क्योंकि एरिया फाइंड करना है तो एक छोटा सा एरिया एज्यूम करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। एक छोटा सा एरिया यानी एक छोटी सी स्ट्रिप एज्यूम की मैंने, बिल्कुल, इस छोटी सी स्ट्रिप को नाम दिया मैंने डी ए। अब डी ए में ध्यान दो, डीए की अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये हाइट इस पॉइंट पर आपको ये इक्वेशन बता देगी, तो मैं लिख देता हूं इसको y, बिल्कुल। अगर मैं स्ट्रिप की विड्थ की बात करूं, चौड़ाई की, x एक्सिस में और x एक्सिस में भी छोटी सी चौड़ाई है, क्योंकि कंप्लीट एरिया तो इतना है। आ करो छोटी सी बात करते हो तो इसकी चौड़ाई को आप लिख दो dx, क्योंकि x में बिल्कुल छोटी सी लेंथ। तो तब मैं बोल सकता हूं इस स्ट्रिप का एरिया जो कि d है वो होगा इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ यानी y इंटू डी एक्स, और y आपका किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ x के, dx के, बिल्कुल। अब मुझे करना है इसका एरिया फाइंड। एरिया फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, ऐसी ही और स्ट्रिप्स बनाऊंगा। इसका कुछ एरिया होगा, मान लो dA1, एक और स्ट्रिप बनाई, इसका एरिया होगा dA2, एक और स्ट्रिप बनाई, इसका एरिया होगा dA3। ऐसे करते करते n स्ट्रिप्स बनाऊंगा और सभी का एरिया मैं बता सकता हूं। तो टोटल एरिया जो आपका आएगा अंडर द कर्व विल बी इक्वल टू dA1 प्लस dA2 अप टू dAn। बट इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं एक एक स्ट्रिप बना के घूमूं और उसको सोल्व करूं, तो यहां मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कि मैं एक स्ट्रिप लूंगा dA, उसका करूंगा इंटीग्रेशन, और वो किसके बराबर होगा, टोटल एरिया के। अब देखो एक स्ट्रिप का एरिया आपने कितना लिखा था, एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और ये तुम्हारा आ गया टोटल एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला, एरिया अंडर कर्व। एफ एक्स जो आपके पास फंक्शन है कर्व का, या उसका कर्व का इक्वेशन, डी एक्स आपके पास इस छोटे से पार्ट की चौड़ाई, इसको कर दो इंटीग्रेशन। अगर मान लो मुझे सिर्फ एरिया फाइंड करना है एक लिमिटेड पार्ट का, मुझे एरिया फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का, तो मैं वहाँ लगाऊंगा लिमिट x की ये वैल्यू से लेके x की ये वाली वैल्यू तक। अगर ये x1 है, ये x2 हो, तो मैं लिख सकता हूँ, दोबारा डायग्राम बनाते हैं इसका। रैंडम ग्राफ, मुझे फाइंड करना है इसका एरिया, कहाँ से, x1 से लेकर x2 तक, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, और इसका ग्राफ आपका एफ एक्स इक्वल टू वाई, जो भी है इक्वेशन हो सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपका क्या हो जाएगा, टोटल एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और लिमिट लगेगी x1 से लेकर x2 तक, x1 से जाना है x2 तक, और तुम्हारा फॉर्मूला बना डी ए का, तुमने वैल्यू लिखा था एफ एक्स डी एक्स, और x1 से जाओगे x2 तक जाओगे, इसको बोलते हो एरिया अंडर द कर्व। और फिजिक्स में इसका ये यूज भी है कि हमें तो एरिया फाइंड करना है, छोटे से पार्ट से स्टार्ट करोगे पूरे के पूरे कंप्लीट एरिया तक आप
जाते हो। यहाँ भी एरिया फाइंड किया था, और इस पार्ट में एक डिफरेंशियल इक्वेशन से हम वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे dx बाई डी टी गिवन है तो मैं x की वैल्यू भी बता सकता हूँ t की फॉर्म में इक्वेशन को सोल्व करके विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। और ये काम हम लोग करते हैं हमारे चैप्टर मोशन वाले में। मोशन में ये काम भर भर के होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बार बार रिपीट होगा, और ये चीज़ें भी टाइम के साथ आपके पास आती रहेंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन करना बता दिया कि हाउ टू डू, और फिजिक्स में इसका क्या क्या रोल है, कहाँ कहाँ आता है, साथ ही साथ इसका फिजिकल मीनिंग है। इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग यही होता है कि आप इंटीग्रेशन क्यों करते हो, जब आपको बात करनी है किसी लंबे ऑब्जेक्ट की, किसी बड़ी बॉडी की, बट आप स्टार्ट करते हो एक छोटे से एरिया से, उस छोटे से एरिया को आप इंटीग्रेट कर देते हो पूरे के पूरे बड़े एरिया तक। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे इंटीग्रेशन के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। I wish you all the very best. Keep studying, keep working hard. Thank you.